नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं झारखंड में प्रदूषण, उनके कारण एवं परिणाम। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, जेपीएससी हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, जो भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी एग्जाम, सबके लिए उपयोगी है। ठीक है। और जेपीएससी के लिए तो स्पेशल है ये, क्योंकि ये जेपीएससी के सिलेबस पे ही बेस्ड है और इससे 3-4 क्वेश्चन हमेशा जेपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण संबंधी तथ्यों को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपके पास समय कम है या फिर आप जॉब करते हैं और चाहते हैं अधिकारी बनना, तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं इस नंबर पे एसएमएस करके। ठीक है। हम लोगों ने अच्छे तरीके से उम्दा नोट्स बनाया है। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को आप ले सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा जो ये नोट्स है, ये जेपीएससी सिलेबस से बेस्ड है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करके आइएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने इसी अपने ही नोट से पढ़ा था और बहुत अच्छा स्कोर करके मैंने पीटी को क्लियर किया था। ठीक है। पेपर 1 से ज़्यादा मेरे पेपर 2 में मार्क्स था। तो चलिए, अगर कम समय में अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर झारखंड में प्रदूषण, कारण एवं परिणाम। ठीक है, आराम से देखिएगा। तो हम प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। हम सारे प्रदूषण को एक एक करके देखेंगे। जैसे पहले हम वायु प्रदूषण देखेंगे, फिर जल प्रदूषण देखेंगे, फिर भूमि प्रदूषण देखेंगे, फिर ध्वनि प्रदूषण देखेंगे। और इन सब प्रदूषण के बढ़ने का कारण भी देखेंगे, हम उनके प्रभाव को भी देखेंगे और लास्ट में हम निवारण भी देखेंगे कि कैसे इन सबको कम किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वायु प्रदूषण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि वायु प्रदूषण क्या है, उसके बढ़ने के कारण को बताएं, तो कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक ना। तो वायु प्रदूषण के बढ़ने का कारण क्या है। आप जान ही रहे हैं कि वाहनों की जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, तो वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। तो जो वाहन से निकलने वाले धुएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। दूसरा क्या है, कोयले का जलना। कोयला जल रहा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। ठीक है। ज्वालामुखी जब फूटता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे क्या होता है, अम्ल वर्षा हो जाता है। ठीक है। और लास्ट क्या है कि कारखाने से निकलने वाले धुएं, कारखाने से बहुत प्रकार के धुएं निकलते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल रहते हैं, जो ये सब भी वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है। और कुछ और भी कारण जैसे शहरीकरण का बढ़ना, ठीक है, संसाधनों का दोहन, जनसंख्या की वृद्धि, उद्योग, कल कारखाने, इस बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कुछ प्रमुख को हम लोगों ने लिख दिया है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है। इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं देखिए। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है, दमा हो जाता है ह्यूमन बीइंग को, सर्दी खांसी हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाएगा, उनके डीएनए और जीन में परिवर्तन हो जाएगा। साथ में ये पेड़ पौधे को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है। जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं उनका जो रंग हो जाता है वो सिल्वर टाइप के हो जाता है। तो इससे बहुत सारा ज़्यादा खतरा है। ठीक है, वायु प्रदूषण से। ठीक है। तो हम देखते हैं सेकंड, जल प्रदूषण। ठीक है। ये इसका निवारण को भी देखेंगे हम कि क्या क्या इससे निवारण हो सकते हैं। ठीक है। आप समझ ही रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में जल प्रदूषण की भी मात्रा जल्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो उसके कारण क्या क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। अब मैं आपको पूरा विस्तृत तरीके से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तो एक पूरा चैप्टर ही हो जाता है, मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करते चलता हूँ। ठीक है। तो देख लीजिए क्या है कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो मानव मल को नदियों में बहाना, जैसे जो मानव का मल मूत्र है, जैसे कि हमारे बाथरूम से निकलने वाले जो भी मलमूत्र, डिटर्जेंट पाउडर जो भी होता है ना, सबको हम लोग नाले के जरिए बहा देते हैं। वो कहाँ चला जाता है, तो वो नदी में डायरेक्ट प्रभावित हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। और साथ में सफाई एवं सीवर का प्रबंधन ना होना अच्छा से, वही था, नाले वाले का अच्छा से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, उनको डायरेक्ट खुले में छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। कल कारखाने से निकलने वाला जो रासायनिक कचरा है उसको भी नदी में बहा दे रहे हैं, जिससे भी जल प्रदूषण हो जा रहा है। ठीक है। जो कच्चा पेट्रोल निकालने में, जैसे पेट्रोल निकाल रहे हैं तो पेट्रोल रिस जा रहा है। ठीक है। तो पेट्रोल के रिसने से समुद्र में वहाँ का जो जल है वो प्रदूषित हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वहाँ की मछलियाँ मर जा रही हैं, जलीय जीव प्रभावित हो जा रहे हैं। ठीक है। तो उनके प्रभाव क्या क्या है, तो उनका प्रभाव है जैसे टाइफाइड हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाता है, पीलिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ठीक है। मछलियाँ जो हैं जो जल में निवास करती हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब कारण हैं और उसके प्रभाव हैं। ठीक है। इसे हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम कचरे का अच्छे से प्रबंधन करेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, तो हम जैसे कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल वोट्रोल को अच्छे तरीके से निकालेंगे। ठीक है। कि उससे पेट्रोल ना रिसे, और कारखानों के का जो कचरा है उसे हम नदियों में ना बहाएंगे। ठीक है। और व्यक्तिगत तरीके से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे वन रोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, याद नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम भूमि प्रदूषण को देखते हैं कि भूमि प्रदूषण के कारण क्या क्या है, भूमि प्रदूषण कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण को देखिए आप, और जल प्रदूषण से, जैसे जल में बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं ना, जिससे मिनी माता रोग हो जाता है। आप जापान में, आपको याद ही होगा, जापान में मिनी माता रोग हो जाता था। ठीक है, दूषित पानी पीजिएगा तो आपको बहुत सारे रोग हो जाते हैं ना, तो इस टाइप के हैं, इसको आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए भूमि प्रदूषण को देखते हैं। तो भूमि प्रदूषण क्या है, तो भूमि प्रदूषण के कारण क्या क्या है, तो भूमि प्रदूषण के कारण क्या है, उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग। जो भी किसान है वो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक ज़्यादा छींट रहे हैं। ठीक है, या फिर जो रासायनिक कीटनाशक है उसका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है कि वहाँ का जो भूमि है वो अपनी उर्वरता क्षमता को कम कर दे रहा है, या फिर ख़त्म ही हो जा रहा है, बंजर हो जा रहा है। जो फिर सेकंड क्या है कि औद्योगिक कचरा है, जैसे जो औद्योगिक कचरा होता है ना, जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, उसको ऐसी ज़मीन पे फेंक देना, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है, ये भी कारण है। जैसे रसायन एवं कीटनाशकों का प्रयोग, समझ ही रहे हैं आप, पैदावार को बढ़ाने के लिए। और क्या है, एक अम्ल वर्षा भी है, जैसे कि अब मैं आपको बताया CO2 की मात्रा है। ठीक है, CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जा रही है, चिमनी से भी CO2 निकल रहा है, बहुत चीज़ों से CO2 निकल रहा है, जिससे क्या होगा, अम्ल वर्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, जिससे बंजरीकरण हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा भूमि, समझ रहे हैं आप, मरुस्थलीय हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैली रहेगा तो जहाँ रहेगा वो उस ज़मीन को बंजर बना देता है। ठीक है, तो ये सब है। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो भी हमारा भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ रहा है तो परिवहन भी बढ़ रहा है, तो ये सब कारण है इसके। ठीक है, इसके प्रभाव क्या क्या है, जैसे हमारा ज़मीन है वो बंजरीकरण हो जाएगा, उर्वरकहीन हो जाएगा, उसमें पैदावार नहीं होगा। पैदावार नहीं होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, कृषि काम होगा नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी के बाद भुखमरी बढ़ेगी। यही सब कारण है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप सबको आराम से एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए। ठीक है, और ये जल प्रदूषण है एवं वायु प्रदूषण को बढ़ाने में इसका योगदान भी हो, चाहे भूमि प्रदूषण का, समझ रहे हैं ना आप। और जैसे कि अब समझ रहे हैं, भूमि प्रदूषण होगा तो वहाँ जो जल आएगा तो वो भी प्रदूषित हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो वही है, ये सब सहायक होते हैं जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को बढ़ाने में। ठीक है, अगर भूमि प्रदूषण है तो उसमें अगर कोई भी केमिकल मिला हुआ है तो अगर उसमें जो भी साग सब्जियाँ उग रही है वो डायरेक्ट, मतलब वो भी प्रभावित हो जाएगी, वो भी दूषित हो जाएंगे, उसको खाने से हम दूषित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप देखते रहिएगा। इसको कम कैसे कर सकते हैं हम, तो फिर उर्वरकों का जो प्रयोग है उसको कम कर देंगे। ठीक है, जैविक कृषि पर ध्यान देंगे, जैविक खाद का उपयोग करेंगे, जैसे गोबर खाद हो गया, केचुआ खाद हो गया, समझ रहे हैं ना। ये सब करके हम क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण को हटा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो चलिए हम ध्वनि प्रदूषण को देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हमारे क्षेत्र में, अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो बहुत कम है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे लाउड स्पीकर है, बहुत सारे लाउड स्पीकर से गाना वाना बजाते हैं। ठीक है, जो फंक्शन होता है उसमें गाना वाना बजता है बहुत तेज़ आवाज़ में। ठीक है, जैसे दिवाली के टाइम हम पटाखा फोड़ते हैं, या कोई भी शादी विवाह में पटाखा फोड़ते हैं। परिवहन हो गया, जैसे कि गाड़ी का हॉर्न हो गया, हॉर्न से और रेडियो TV से, ये सब चीज़ें से क्या बढ़ता है, तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा तो उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके प्रभाव ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग में देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रवण शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपको सुनाई देना कम पड़ जाएगा। ठीक है, हमेशा तेज आवाज़ सुनने की आदत हो जाएगी। ठीक है, आपको चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, समझ रहे हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपको। ठीक है, अब अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हमें क्या करना है, तो हमें प्रदूषण को हटाना है, जिसके लिए हम व्यक्तिगत तौर से भी अपने तरफ से योगदान दे सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। ठीक है, वृक्षारोपण कर लेंगे, बिजली का उपयोग कम करेंगे, सार्वजनिक जो परिवहन है उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे। हम जो व्यक्तिगत हमारे यहाँ घर में जो कार गाड़ी है उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम क्या करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। ठीक है, कल कारखाने से निकलने वाले जो भी कचरे हैं उनको हम प्रबंधन करने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम व्यक्तिगत तौर से भी प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, CNG का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसका प्रयोग करेंगे, तो इससे हम व्यक्तिगत तौर से भी प्रदूषण को कम कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब झारखंड के विषय में हम देखते हैं कि झारखंड में प्रदूषण की क्या स्थिति है। ठीक है, इसको आप देखिएगा ध्यान से। झारखंड में देखिए क्या होता है कि झारखंड में जो प्रदूषण के जो कारण है, वायु प्रदूषण के कारण है, वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं, तो ये खनिज उत्खनन है और शहरीकरण बढ़ ही रहा है। कल कारखाने मतलब लग ही रहे हैं और उनसे जो धुएं निकल रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना मेन कारण है। और सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा कारण है, तो खनिज खनन। ठीक है, तो ये जो ज़्यादातर जो वायु प्रदूषण है हमारे झारखंड के क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, बताइए, तो कहाँ पाई जाती है, तो रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पाई जाएगी, तो इस एरिया में पाई जाएगी, क्योंकि इधर जो हमारा जो पूर्वी
सिंहभूम है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा परिवहन की भी सुविधा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो गाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो रांची और जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, यही सब जगह पे हैं। ठीक है, तो वहाँ भी मतलब परिवहन के से भी वायु प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट को लिख दिया हूँ, जो मेन पॉइंट है। ठीक है, पूरा लिखूंगा तो भर जाएगा। आप समझ ही रहे हैं कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है ना, आपको तो अभी तो पीटी निकालना है, मेंस के में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ है, डायग्राम बना के। तो देखिए ग्रीन पीस की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ग्रीन पीस रिपोर्ट आई थी जिसमें देश का सबसे वायु प्रदूषक जो शहर है वो झरिया को माना गया था। ठीक है, और झरिया आप जानते हैं कोयले खान के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और ये कहाँ है, धनबाद में है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कहाँ है झारखंड में, तो वह झरिया में, धनबाद में। ठीक है, इसके अनुसार, तो ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इसको आप याद रखिए, मेंस में भी आप कोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब जो वायु प्रदूषण देखिए मैंने लिख दिया कि कौन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है, तो धनबाद, रांची, बोकारो, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो जिले हैं यहाँ पे वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्योग ज़्यादा है, कल कारखाने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीटी का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके सहायता से आप मेंस भी लिख सकते हैं। जैसे शिकागो का जो विश्वविद्यालय है और एपिक संसाधन यूएसए का जो संस्थान है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें बताया गया कि झारखंड में वायु प्रदूषण के कारण नागरिकों की जो जीवन प्रत्याशा है वो औसत 4.4 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, कितनी कम हो रही है, तो औसत की बात कर रहा हूँ, 4.4 वर्ष कम हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत चिंता का विषय है कि लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो घट रही है। ठीक है, और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा कहाँ घट रही है, तो गोड्डा में 5.05 वर्ष की कमी आई है। ठीक है, कमी देखी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, कोडरमा में 4.94 वर्ष है। ठीक है, अगर औसत देखा जाए तो औसत कितना है, तो 4.4 वर्ष है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वायु प्रदूषण से जो जीवन की प्रत्याशा है वो कम होती जा रही है, हमारा जो उम्र है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, अगर हमें मरना होगा 60 में तो हम मर जाएंगे कितने में, तो हम 66 में ही मर जाएंगे, तो मतलब 56 में ही मर जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, इस टाइप का जो जीवन प्रत्याशा हम लोग का कम हो रहा है। तो इसका याद रखिए सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा कहाँ कम हो रही है, तो गोड्डा में और कोडरमा में। ठीक है, और औसत देखा जाए तो 4.4, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है और ये रिसर्च है, रिपोर्ट है, तो इससे क्वेश्चन हमेशा बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये मेंस में भी बहुत अच्छा काम कर देगा। ऐसे आप कोट कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका मार्क्स बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए एक है कि दिवाली के दिन रांची में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण नोटिस किया गया। ठीक है, रिपोर्ट किया गया, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड में जल प्रदूषण, आप तो जानते हैं कि झारखंड में दिन प्रतिदिन जल प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जैसे कि शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, जनसंख्या का बढ़ना हो गया, या फिर संसाधनों का दोहन हो गया बेहिसाब तरीके से, कल कारखानों की स्थापना हो गई सबसे ज़्यादा, मल मूत्रों का नदियों में बहाया जाना, तो ये सब कारण तो हैं ही हैं। लेकिन जो प्रमुख कारण है वो कौन से हैं, तो औद्योगिक जो कचरा है उसको नदियों में बहाया जाना, और दूसरा प्रमुख कारण क्या है, कोयला धोन। अब जानते ही हैं कि जो कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारा राज्य झारखंड करता है, तो कोयला धोन के कारण भी यहाँ की नदियाँ हैं ना पूरी की पूरी प्रदूषित हो गई है। ठीक है, आपको मालूम ही होगा जो सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो दामोदर नदी है, हरमू नदी है और स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, अगर मैं अपनी सोच से बोलूँ तो झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो धीरे धीरे प्रदूषण की चपेट में आ रही हैं। ठीक है, सभी में जल प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो हैं वो हैं दामोदर, हरमू और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्र है झारखंड में, ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण से प्रदूषित है। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हैं अगर जल प्रदूषण होगा तो पेयजल में कमी आएगी। ठीक है, पेयजल में कमी आएगी, और पेयजल में अगर आप प्रदूषित पानी को पीते हैं तो टाइफाइड हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, मिनी माता रोग हो जाएगा, इटाई रोग हो जाएगा, बहुत सारे रोग हो जाते हैं ना जो प्रदूषित पानी को आप पीते हैं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ह्यूमन पे भी आता है। साथ में आप अगर सिंचाई करते हैं उससे, तो सिंचाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका फसल होगा वो दूषित हो जाएगा, उस फसल को अगर आप खाएंगे तो आप दूषित हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो BOD मतलब बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है नदियों में वो 6.8 मिलीग्राम पर लीटर हो गई है। ठीक है, जो सामान्य कितना होना चाहिए था, तो 2 से 3%। ठीक है, 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया था, 6.8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर जो नदी है, नदियों में जो जीव जंतु हैं, अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर उसी में सड़ जाएंगे, और सड़ने के कारण भी वो क्या करेंगे, तो वहाँ की जो जल है उसको प्रदूषित कर देंगे। तो इसलिए हमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अगर जितना ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बढ़ेगा तो हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, जल प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, तो सरकार इसके तरीके से काम कर रही है। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ जाइए कि जो झारखंड में जल प्रदूषण कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो दामोदर नदी, हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी। किसके कारण सबसे ज़्यादा ये जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो औद्योगिक कचरा को नदी में बहाए जाने के कारण और कोयला धोवन के कारण। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, झारखंड में भूमि प्रदूषण। ठीक है, झारखंड में भूमि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अति चराई, ठीक है, अति सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, अम्ल वर्षा, ठीक है, औद्योगिक कचरे को फेंका जाना जमीन पे। तो भूमि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ आंकड़ों को हम देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं कि झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि अम्लीय भूमि के अंतर्गत आती है। समझ रहे हैं आप, जो हमारे यहाँ कृषि भूमि है वो 38 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 10 लाख हेक्टेयर भूमि क्या आता है, तो वो अम्लीय जो भूमि है उसके अंतर्गत आता है। तो आप समझ रहे हैं, अगर भूमि अम्लीय हो जाएगी तो उसमें पैदावार बहुत कम होगा। ठीक है, अगर पैदावार कम होगा तो जो कृषक किसान है उनकी आमदनी कम होगी, आमदनी कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अम्लीयकरण का हमें उपचार करना पड़ेगा और झारखंड सरकार इसके उपचार के लिए बहुत सारे कदम उठा भी रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो अम्लीय भूमि किसे कहते हैं, तो जिसका पीएच मान 5.5 से कम रहे उसे हम अम्लीय भूमि की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अम्लीय भूमि के कुछ आंकड़ों को हम देखेंगे कि झारखंड में अम्लीय भूमि का जो डाटा है वो किस तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए मैं एक थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, थोड़ा क्या है ना कि मेरा हाथ अच्छे से नहीं बना पाता यार। चलो शायद ये बन गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये रफली ठीक है। तो आप समझिए कि जो अम्लीय भूमि की जो स्थिति है हमारे झारखंड में वो कितनी है। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्वी हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा, जो उत्तर पूर्वी जोन है हमारा, वहाँ की जो भूमि है वो 50% से अधिक भूमि अम्लीय हो गई है। ठीक है, अम्लीय भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई है, जिसमें प्रमुख जो जिले हैं वो है जामताड़ा, ठीक है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। ठीक है, तो अब इसका आप समझ गए। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा, चलिए दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, पश्चिमी पठार। ठीक है, पश्चिमी पठार में कौन कौन से आ जाएंगे, तो पश्चिमी पठार में हम देख लेते हैं कि पश्चिमी पठार में ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र, ये पश्चिमी पठार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी पठार में जैसे कि सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ पे क्या है ना, जो अम्लीयकरण की का जो डाटा है, जो अम्लीयकरण जो भूमि है वो वहाँ की भूमि का 69% जो भूमि है वो अम्लीयकरण हो गया। ठीक है, अम्लीय भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर हम देखें जाए तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जो ये जो क्षेत्र आ जाता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है हमारा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसमें कितनी भूमि है जो अम्लीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये है 70% भूमि यहाँ की, जो हमारे जिसमें जो दो जिले हैं पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये दो जिलों की जितनी भी भूमि है उसमें जितनी भी भूमि है उसका 70% भूमि अम्लीकरण भूमि के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ से आप समझ ही सकते हैं कि झारखंड में अम्लीकरण की समस्या कितनी अधिक है, जिसके कारण पैदावार नहीं बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि आप समझते ही हैं कि रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो सेक्टर है वो है कृषि। और कृषि में अगर बंजरीकरण हो जाएगा, परती हो जाएगी, जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट यहाँ की जनता पर पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ जाएगा अभी, और फिर महामारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। डाटा भी देख लिए और उसके निवारण को भी देख लिया, और बहुत सारी योजनाओं का भी चलाया भी जा रहा है इसके निवारण के लिए। तो हम योजनाओं को नीचे देखेंगे, पहले हम सभी प्रदूषण को देख ले रहे हैं कि झारखंड में सभी प्रदूषण का क्या अस्तित्व है, क्या क्या उनकी स्थिति है। तो चलिए ध्वनि प्रदूषण को देखते हैं हम लोग। तो अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड में ध्वनि प्रदूषण कम है। ठीक है, हाल में हुए सर्वे के अनुसार रांची में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नोटिस किया गया है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है मैंने आपको बताया, लाउड स्पीकर हो गया, पटाखे फोड़ने हो गया, टीवी वीवी हो गया, या फिर यातायात का हॉर्न हो गया। ठीक है, इससे वायु प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण फैलता है। लेकिन झारखंड में इसके मामले बहुत कम है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सर्वे के अनुसार रांची में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, नोटिस किया गया है। धनबाद में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है दिवाली के दिन रिकॉर्ड किया गया था हीरापुर में 107.5 डेसिमल और बैंक मोड़ पे 107.2 डेसिमल रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो कहाँ, किसके द्वारा, तो प्रदूषण बोर्ड के द्वारा, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड कहाँ किया गया, तो कहाँ, तो धनबाद में दिवाली के दिन। ठीक है, कहाँ, तो हीरापुर और बैंक मोड़, कहाँ कितना, तो 107.5 डेसिमल और 107.2 डेसिमल बैंक मोड पे। ठीक है, अगर सामान्य स्तर की बात करें तो सामान्य स्तर कितना, सामान्य ये गलती हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ 35 से लेके 45 डेसिबल सामान्य जो आदमी की बातचीत की जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है, तो 35 से लेकर 45 डेसिमल। ठीक है, भीड़ भाड़ इलाके में क्या हो जाता है, ये 70 से लेकर 80 डेसिमल हो जाती है। ठीक है, अगर ये 80 डेसिमल से अगर ऊपर चली जाए तो ये नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इससे क्या बढ़ सकता है, तो मानव में स्ट्रेस बढ़ सकता है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है, समझ रहे हैं आप, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव हो सकते हैं। ठीक,
तो चलिए हम निवारण के लिए धनबाद में क्या क्या किए गए हैं, ठीक है। झारखंड में प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण शोध संस्थान, ठीक है, मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या शोध संस्थान है, ठीक है, कौन कौन से केंद्र है उसको देखते हैं। जैसे खनन पर्यावरण केंद्र, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खनन झरिया और ये सब कहाँ है, धनबाद में है। तो वहीं पे खनन पर्यावरण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसको अभी आप ध्यान रखिए। और सेकंड क्या है, वन उत्पादकता केंद्र। जैसे कि अगर क्या होता है ना कि जैसे प्रदूषण फैल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे सबसे अच्छा चीज़ है वन रोपण करना, ठीक है, वनों को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा, जल परिवर्तन कम होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन कम होगा तो समय समय पर वर्षा होगी, ठीक है, तो बेरोजगारी कम होगी, कृषि क्षेत्र आगे उत्पादकता बढ़ेगी। तो जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हम वन को बढ़ा सकते हैं, वन को रोप सकते हैं। 33% वन चाहिए किसी भी क्षेत्र में, मगर हमारे यहाँ कितना है तो 29.76% है, ठीक है, अभी 2021 के आंकड़े के अनुसार। तो हमें 33% पे जाना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, तो रांची में है, ठीक है। इसका क्या काम है, तो प्रदूषण निवारण करना, ठीक है, और पर्यावरण को संतुलित करने और बनाने के लिए कार्य करना, ठीक है। थर्ड क्या है, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड, ठीक है। जो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसकी स्थापना रांची में की गई थी 2001 में, और इसका काम है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। इसको आप देख लिए और मैंने सबको दर्शा दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। देखें हम लोग अच्छे से, मतलब मेरी जो टीम है ना अच्छे से ये नोट्स को प्रिपेयर की है। अगर आप एक बार नोट्स लेके पढ़ लेते हैं ना तो आपको कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ कुछ प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण के संरक्षण में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, ठीक है, और प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और 1992 था, 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ठीक है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और 2005 में COP21 हुआ था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, इससे आपको पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कुछ लिख दिया हूँ, उससे रिलेटेड है कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। सबको डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, अगर मैं सबको डिफाइन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिफाइन करूँगा जब मैं पेपर 1 जो पढ़ाऊँगा तो, ठीक है, एक एक करके कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ, ठीक है। और स्टॉकहोम सम्मेलन में ही ये निर्णय लिया गया कि 5 जून है हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो ये सब चीज़ें बातें मैं उस पेपर 1 जब पढ़ाऊंगा ना तब मैं करूँगा, ठीक है। तो जिसकी राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना लाई जा रही है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, जिसके तहत सबको सिलेंडर बांटा जाता है, LPG बांटा जाता है, ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। ग्रीन इंडिया, ठीक है, और जैसे वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब राष्ट्रीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर व्यक्तिगत तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वन रोपण को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं, पटाखे का कम उपयोग करेंगे हम, ठीक है। कल कारखाने हैं उससे जो निकलने वाले जो भी मतलब कि अवशिष्ट है उनका प्रबंधन करवा सकते हैं हम, ठीक है। बिजली का खपत कम कर सकते हैं हम, ठीक है, बिजली का कम उपयोग करेंगे। तो ये सब हम व्यक्तिगत तरीके से भी पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रदूषण कम हो जाएगा और हमारा जो वातावरण है एकदम स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कार्यक्रम को देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्यक्रम है, और कुछ उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, ये हमेशा पूछ लिए जाते हैं, पेपर 1 में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड है तो मैं कुछ लिख दिया हूँ। जैसे हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक कौन है पूरे भारत में, तो वो है एस स्वामीनाथन। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ये कहाँ है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के हैं, मैक्सिको ना, हाँ मैक्सिको के हैं। और भारत के कौन है, एस स्वामीनाथन, ठीक है। और जो श्वेत क्रांति के जनक कौन किसे कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो वाटरमैन हमारे सिमोन उरांव जी को कहा जाता है, ये हमारे झारखंड के हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन शुरुआत, ठीक है, उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। पक्षी विज्ञान तो डॉक्टर सलीम अली हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे पेपर 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड था इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखेंगे, कल हम देखेंगे कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, और मैंने अच्छे से इसको भी पढ़ाया हुआ है अगर आप, ठीक है। तो चलिए हम कल मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के पढ़ना तो आज ही आप हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे 7992301884 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और नोट्स आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है नोट्स को, ठीक है। और ये 80+ कॉपियाँ बिक चुकी हैं नोट्स की, तो आप ही पीछे हैं। अगर आप चाहते हैं तो 7992301884, ठीक है, पे कॉल करके या SMS करके हमसे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तब तक के धन्यवाद, हम मिलते हैं कल
एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।